जो कानून है इसकी जरूरत महसूस कैसी हुई और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसका ये देश में गोपनीयता में हम बहुत परेशान हैं। भले आप सरकार के भीतर हो या बाहर हो, या जनता तो बहुत परेशान है। गोपनीयता के नाम से चोरी, गोपनीयता के नाम से अन्याय, गोपनीयता के नाम से भाई भतीजावाद, ये सब चलता था। आप सब जानते हैं, आप भी मेरे देश की नागरिक हैं, मेरे बच्चे हैं आप सब लोग, तो कोई इस पे छिपी हुई बात तो है नहीं। तो परेशान तो सारी जनता थी, ये सोचते हुए कि सूचना, साधारण चीजें बाहर नहीं निकलती थी। सबसे पहले जब मैं खैर सरकार में थी, तब मैं कहते थे ये सूचना बाहर क्यों नहीं करते हो, तो कहते थे नहीं नहीं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। तो मैं कहती थी कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के है, इसके तहत ये है, क्या मतलब है, ये तो कोई आम बातें हैं, छोटी चीजें हैं। नहीं 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 साहब, ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो मुझे सरकार के भीतर भी लगा कि बड़ी अजीब है व्यवस्था, जब जनता की राज है, जनता का सूचना है, और क्या ये कोई ऐसा तो है नहीं कि आप डिफेंस सीक्रेट कर दे रहे हो कि भैया आप ये बता रहे हो कि आपकी सिविल सप्लाईज में क्या है कि नहीं है, आप कह रहे हो कि केरोसिन की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उन दिनों में केरोसिन होता था, या आप ये बता रहे हैं कि आपकी लाइसेंस कुछ चाहिए तो वो लाइसेंस क्यों नहीं दिए जा रहे, इसमें क्या गोपनीयता है। तो मुझे बहुत भारी तरीके से रोका जाता था कि ये साहब नहीं, ये तो गोपनीयता के तहत है। एक तो पहले वहां हुआ, फिर मैं यहाँ आके जब काम करी, मैंने देखा कि लोग इतना अविश्वास करते हैं, कोई भी सूचना मिलता है सरकार की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से या कोई व्यवस्था की तरफ से, सबसे पहले सोचते हैं कि कहते क्या है करते क्या है। उनके दिमाग में पहले यही बात आता है, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो इसलिए जब मैं संस्था में थी, ये मुझे पता लगा कि जो भी काम है सब पारदर्शी होना चाहिए। तो यहाँ पे बजट सारे सबके सामने होता था, भाई ये बजट है, आप आओ देख लो ये बजट है, अब फिर बताओ हमें कि क्रिया कैसे हो रही है, मगर बजट तो यही है। इस किस्म की छोटी छोटी बातें यहाँ भी हुई। आस्ते आस्ते मेरा स्वभाव भी एक तरीके से खुलापन का है। मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि जो चीज जनता का है उसको मैं क्यों मेरी बस में रखूं, तो सबके बीच में होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मैं वो सोच सकती हूँ सूचना का ये समाधान, वो कर सकते हैं सूचना का वो समाधान, मगर हमें सबका हक है। तो जब लोकतंत्र है तो सामूहिक हक है, ये मेरी सोच था। मगर अब देवभूमि जब गई मैं, मतलब मजदूर किसान शक्ति संगठन का जब 1990 में इसका शुरुआत हुआ, और वहाँ पे हम लोग एक जन संगठन है। यदि आप गांधी जी के कहने पे चलो तो 3 किस्म का उन्होंने जन सेवा का विवरण किया था। उन्होंने कहा था एक तो वो है जिसको सेवा कहते हैं, जिसको कहते हैं, दूसरी चीज को कहते हैं निर्माण, तीसरी चीज को कहते हैं संघर्ष। तो आप आईएएस के मेरे दिन को सेवा मान लीजिएगा, और इधर तिलोनिया में बेरफुट कॉलेज के टाइम को आप निर्माण मान लीजिए। तो अब मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ संघर्ष जीवन जीती हूँ, मगर उद्देश्य यही है, यदि सरकार का भी यही उद्देश्य है कि सबका विकास होना चाहिए, सबको न्याय मिलनी चाहिए, सबको अपनी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और हमारे संविधान में जो लिखा गया हमारे लिए वो साकार होना चाहिए, तब तो उद्देश्य तो एक ही है, तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये बात थी पहले। तो अब मैं वहां गई तो मजदूरों के बीच में रही 1990 से 1990 ने 1987 में चली गई थी मैं वहां पे, 90 में संगठन बना। तो 1987 में रही, तो इस घर में रही मैं। ये कौन सी जगह? ये देवडुंगरी भीम राजस्थान, भीम तहसील राजस्थान। तो ये मेरे, कितना बड़ा है? ये मेरे 2 कमरे का है जी। ये मेरे साथी है शंकर सिंह जी, उनके बहन का था। तो शंकर, निखिल और मैं, हम 3 जने साथ गए थे काम शुरू करने के लिए। और मुझे तो बहुत इच्छा थी बहुत दिनों से कि गांव में मैं रहूं और गांव से ही काम करूं, गांव वालों के लिए काम करना। तो शंकर उस इलाके का रहने वाला है, उसकी बहन के मकान है ये। वो खेत पे चली गई तो उसने हमें ये मकान दे दिया कि भाई तो आप रहो, किराए विराए कुछ नहीं दिया। हमने कुछ थोड़ा सा सुधारा उसको, एक रसोई बनाई और एक नहाने का घर बनाया, और हमारा टॉयलेट 3 साल बाद बना, वो तब टॉयलेट भी नहीं था। तो उस घर में हम रहे, कुएं से पानी लेके आते थे हम सभी मिलके, और रहते तो एक ही साथ थे। रात को सोने के लिए कोई रसोई में सो जाता, कोई बारोडी में सो जाता, कोई घर के अंदर सो जाता, इसके अलावा और कोई
हम सब जमीन पे ही सोते थे। बारिश के दिनों में बारिश के दिन में भी जमीन पे ही सोते थे और उसके लिए सांप और ये सब कंडीशन देख के लग रहा है कि पानी काफी आता नहीं, होगा। ऊपर से पानी कभी कभी तो टपक जाता ही था, मगर नीचे भी जमीन गीली हो जाती है, ये अपन लोग सोचते ही नहीं है। और नमी हो जाती थी जमीन पे, और कीड़े मकोड़े तो सब आते ही हैं, जैसे आप जानते हैं बारिश में। तो वहाँ रहकर काम करने का मेरा उद्देश्य बहुत सालों से था, तो वो साकार हुआ। तो मैं देवडुंगरी में रही, और अभी भी ये घर ऐसे की तैसे ही है, अभी भी लोग रहते हैं इसमें। खैर अब तो कुछ बिजली के लाइन लग गए हैं, तो आपके पंखे चलने लग गए हैं, लाइट आ गया है, और क्योंकि हैंडपंप आ गया है तो कुएं से पानी नहीं ले आते थे, अब छोटा बोरिंग भी लग गया है वो घर के अंदर, ताकि खेती करते हैं, पीछे कुछ जमीन है पीछे, तो वहाँ कुछ उगाते भी हैं, तो उसकी खेती के लिए भी आ गई। तो ऐसे ऐसे चीज़ें, टाका बन गया। ये सब जो सब गांव में हुआ सुधार, वो वहाँ भी हुआ है, मगर पहले कुछ नहीं था। तो वहाँ जाके हमने काम शुरू किया। तो निखिल कुछ 21 साल के थे, शंकर 28-19 साल, 29-30 साल के थे, और मैं 38 साल की थी जब हम वहाँ गए। तो वहाँ हम लोग तीनों रहे और अच्छा रहा, हमारे उम्र में भी फ़र्क था, और हम लोग मैं महिला थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था कि महिला भी वहाँ गई। तो जाके वहाँ रहने लगे, वहाँ से पूरी चीज़ शुरू हुई। हाँ जी। तो वहाँ पे, यहाँ पे जब मैं बैफुट में थी, तब नौरती बाई जो हरवाड़ा की सरपंच भी बनी थी, उनके साथ के मिलकर एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था न्यूनतम मजदूरी का, जो सुप्रीम कोर्ट केस बना, संजीत रॉय वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। बहुत फेमस केस है वो, जिसमें जस्टिस भगवती और जस्टिस पाठक ने ये रूलिंग दी कि एक ही काम के लिए 2 मजदूरी नहीं दी जा सकती, और फैमिन रिलीफ कोड के कुछ सेक्शंस को उन्होंने रद्द किया। राजस्थान सरकार तो बहुत नाराज हुई थी मेरे ऊपर खासकर, कि आपने ये क्या कर दिया, मगर वो फैमिन ही गया, फैमिन का काम गया। उसके बाद ही न्यूनतम मजदूरी के ये आपके जो निकलते हैं ना ऑर्डर्स, वो निकलने लगे हर साल कि क्या न्यूनतम मजदूरी होगी। हाँ जी, कौन सी ईयर की बात है? 82 की बात है। 83 में ऑर्डर निकला था, पहले 82 में निकला, फिर उसके खिलाफ फुल बेंच के डिमांड करते हुए राजस्थान सरकार गई, और 83 में फाइनल ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो ये सब तो यहीं पे मेरी शिक्षा हुई कि न्यूनतम मजदूरी होता है, ये होता है। मगर देवडुंगरी गई तो देवडुंगरी में मजदूरों के साथ जुड़ी, और उनके साथ काम करने की जगह में गई, देखा किस तरीके के अन्याय उनके साथ होता है, क्या उनके साथ क्या दुर्व्यवहार होता है, अन्याय क्या होता है। ये सब देखने के बाद लगा कि हम सब अपने आवाज़ को इकट्ठा करके उठाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो मैं गई, मैंने कहा भाई बीपीएल लिस्ट दे दो, बीडीओ से बोली। वो क्या है, अरे मैं नहीं दे सकती, गोपनीय दस्तावेज। मैंने कहा बीपीएल लिस्ट कौन सा गोपनीय दस्तावेज है, ये तो सार्वजनिक है। तो वो नहीं दी मुझे। तो आप बताओ, इससे शुरू हुआ मुझे कि लोगों के साथ क्या अन्याय होता है। कोई कहेगी अरे मस्ट्रोल दिखा दो, कि नहीं दिखाएंगे, ये तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, और उसमें मरे हुए लोगों का नाम होता था, उसमें मतलब जो मर्जी उस मस्ट्रोल के साथ वो मेट और सरकार के छोटे सरकारी नुमाइंदे सब मिलकर करते थे, और वो कभी वो मेट वो मस्ट्रोल नहीं दिखाता था हमें। तो हमने कहा कि क्या रहस्य है इसमें जो हमें बताना नहीं चाहता है। तो खैर, तो वहाँ पे उससे शुरू हुआ, मजदूरों की डिमांड से शुरू हुआ। फिर 1994 में ये डिमांड हमारी होती गई, हमने एक बड़ी इंक्वायरी करवाई भीम तहसील में, और जब हमने बीडीओ ऑफिस का एक इंक्वायरी करवाया तो देखा एक फर्जी कंपनी का बनाया हुआ था, भैरूनाथ एंड कंपनी, और भैरूनाथ एंड कंपनी ने कुछ 30 से 40 लाख का गबन किया। ना कोई एक पैसा उठाया, ना एक पैसा रेमिट किया, ना उसकी इनकम टैक्स, ना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन थी। और वो जो कंपनी बनाया उसमें बीडीओ और इंजीनियर और उनकी पत्नी सब मेंबर्स थे। तो जब ये घोटाला बाहर निकल आया, एसडीएम की इंक्वायरी थी और एसडीएम ने किया उस इंक्वायरी को, तो हमारा डिमांड था कि आप इसको सब तक पारदर्शी नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो डिमांड तो उठ गई थी। और जब हम लोगों ने ये कहा कि सारी सूचनाएं बाहर आनी चाहिए, हम इसी झोपड़ी के बाहर बैठ के हुए बात कर रहे थे, तो मोहन जी थे हमारे दलित साथी, छोटे के साथ। तो उन्होंने कहा कि आप ये जब तक दस्तावेज बाहर नहीं निकलेंगे ना, हमें चोरी कहते रहेंगे, कहेंगे तुम काम चोरी करते हो, तुम इसकी चोरी करते हो, दस्तावेज को तो पहले बाहर निकालो।
मेरे नाम से तुमने क्या लिखा, ये तो बताओ। तो फिर जब कोट किराना एक गांव है पाली जिले में, कोट किराना, तो वहां से जब लोग आए हमारे पास, एक व्यक्ति आया कि मेरा न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा। हमने कहा भाई आप इसके लिए तैयार हो कि सारे केसेस हम साथ निकालेंगे तो हम आपके लिए काम करेंगे, एक व्यक्ति के लिए हम काम नहीं करते। उसने कहा ठीक है। तो हम कोट किराना गए और पाली जिले में रायपुर में गए और वहाँ के एक एक्टिंग वीडियो थे, एक IAS ऑफिसर निर्मल वधवानी, उनकी अभी डेथ हो गई है एक्सीडेंट में। तो उन्होंने, वो भी डरते थे मगर उन्होंने कहा आ जाओ, क्योंकि वो IAS एकेडमी में थे। तो हम लोग वहाँ गए थे और हमने लेक्चर दिया था भाई उनकी क्लास को, ये बताने के लिए कि पारदर्शी होना चाहिए। और मैं एक IAS ऑफिसर हूँ तो मुझे बुलाते थे, फिर हम लोग सब जाते थे वहाँ पे। तो उसको मैं मिली तो उन्होंने फिर हमें नकल करने के लिए इजाज़त दी। उसको देख के हमने नकल किया, उस सूचना बाहर ले गए और जब लोगों के बीच में रखा तो भवंडर मच गया, क्योंकि क्या क्या नाम, मरे हुए लोगों के नाम स्टॉल में निकले, कोई दूसरे जगह काम कर रहा है उसका नाम निकला, कोई पढ़ी लिखी महिला कभी काम में नहीं जाती थी उसका नाम लिखा। और हमारे पीछे पटवार खाने के सामने हमने जनसुनवाई की वहां पे, तो उस जनसुनवाई में ये देखा कि पटवार खाना के दीवार के लिए जो ईंट और पत्थर के लिए जो बेलें लगी थी, उन्होंने कहा पुराना पटवार खाना का नया बना है, एक पत्थर नहीं डला है यहाँ पे। लोगों ने उठ के बोला और उनको दारू पिलाया गया और उनको धमकियां दी गई कि आप नहीं बयान दोगे, मगर फिर भी 1500 लोग आए और जम के हुई। नवभारत टाइम्स के हमारे दोस्त एक आए और उन्होंने सबसे पहले प्रकाशन किया अजमेर में, और उसके बाद तो हमारी इतिहास पलट गई। तो बस वो हुआ और इतनी धमकियां देने के बावजूद भी वो जनसुनवाई हुई। कहाँ हुई थी जनसुनवाई? कोट किराना पाली जिले में 2 दिसंबर 1984 को, तो 1994 को हुई। अब उसमें शुरुआत यहाँ से हुई, मतलब एक तरीके से औपचारिक शुरुआत आप मान सकते हैं, डिमांड के रूप में वहां से शुरू हुआ। हमने 4 डिमांड रखी थी। एक तो सारे पंचायत के रिकॉर्ड पारदर्शी होने चाहिए। हमने दूसरा ये डिमांड किया कि जो भी इस घोटाले में इसका जवाब स्थापित किया जाएगा उसके खिलाफ एक जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए, उसके ऊपर दंड होना चाहिए। तीसरा हमने कहा कि ये फाइनेंशियल ऑडिट में सारे फाइनेंशियली ऑडिटेड थे और फाइनेंशियल ऑडिटर ने कहीं भी कोई शिकायत ही नहीं दर्ज की। तो हमने कहा सोशल ऑडिट होना चाहिए, पब्लिक ऑडिट होना चाहिए, जाके देखना चाहिए वो बना कि नहीं बना, तब जाके हम मानेंगे। और चौथा हमने कहा कि जिस काम के लिए आपने पैसा दिया और वो बना ही नहीं, उसके लिए वापस पैसा दो। ये 4 मांगे थी हमारी। उसके बाद तो इतिहास पलट गया, क्योंकि वो जैसे आग चलता है ना, वैसे ये सूचनाएं कई सारे पंचायतों में चली। पाली, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद के बहुत सारे गांव में फैल गई। उस समय बैरू सिंह जी थे मुख्यमंत्री, वो आए पंचायत चुनाव के नाम लेके, तो सबने कहा पंचायत चुनाव का नाम मत लो, आप हमारे कागज दिखाओगे तो हम वोट देंगे, नहीं तो जाओ वापस। वैसा शुरू हुआ। उसके बाद कई सारे जनसुनवाइयां हुई, कई में तो पैसे लौटाए गए सबके सामने, सरपंचों ने जो घोटाले में पैसे दिए वो वापस दिया, कई सारी हिस्ट्री बनी। उसके बाद शुरू हुआ पूरा। ब्यावर में भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो कब? जब ये सारे हुए और पूरा माहौल एक तरीके से तैयार हो गया, तब हम गए थे और हमने डिमांड किया था राजस्थान में, जयपुर गए और जयपुर में भी हमने धरना वरना देके, तो मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बिठाई और कहा कि हम आप, और असेंबली में बोले कि मैं राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दे दूंगा, सब कागज खोल दूंगा, बैरू सिंह जी ने। और ये अपने दैनिक नवज्योति के सबसे पहले पृष्ठ में इंपॉर्टेंट खबरों में छपा, कि उसके पहले वो तो जवाजा में भी कह चुके थे, भीम में भी कह चुके थे, मगर ये वो उन्होंने असेंबली में कहा। तो वो आया, तो उस कागज को लेके हम घूमे, हर दफ्तर में जाके कहा अब ये आपके तो मुख्यमंत्री तो कह रहे कागज दिखाइए, तो क्या हम नहीं दिखा सकते। फिर उसके क्रियान्वयन करने के लिए फिर हम लोग ब्यावर गए और ब्यावर में धरना दिए। वो कब की बात है? वो है 1996 की बात, 1996 अप्रैल में शुरू किए और जुलाई तक बैठे रहे, 40 दिन बैठे रहे। उस 40 दिन में ये पूरा जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। उस समय प्रभाष जोशी जो राजस्थान से, उनका कुछ रिश्ते भी थे, मगर वो
आप जानते हैं उधर इंदौर के रहने वाले और जनसत्ता के संपादक थे, सबसे बड़े पत्रकारों में से तो एक माने जाते थे। उन्होंने पूरा समर्पण किया उन्होंने कि मैं हम साथ है। अजीत भट्टाचार्य जी जो हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हुए थे, उन्होंने किया। निखिल चक्रवर्ती जो उसका नाम बहुत ही बड़ा है पत्रकारिता में, कुलदीप नैयर, 4 लोगों ने कहा कि हम लोग साथ देंगे, ये हमारे जर्नलिस्ट का कानून है, हमें पारदर्शिता चाहिए क्योंकि हमारे रिपोर्टिंग में इतनी दिक्कत आती है, हमें चाहिए, हमारा कानून है, आप इसके लिए लड़ रहे हो तो हम आपके साथ हैं। आस्ते आस्ते सब लोग जुड़ गए और इतना तक कि बिहार में वो 40 दिन बैठे, हम 80,000 रुपए का चंदा आया हमारे पास, उसका हिसाब एक बोर्ड में रखा जाता था कि किसने क्या दिया, और हमारे लिए फ्री लकड़ी आई, फ्री सब्जियां दी गई, और वो जो महिलाएं जो सब्जी बेचती थी पाव सब्जी हमें दे देती थी, तो हरी सब्जी खाए हम और सारे धर्मशालाएं खुल गई और हमारे ऊपर सट्टा खेला गया था कि हारेंगे कि जीतेंगे। तो कुछ लोग आके कहे कि आपको जीतना पड़ेगा, तो मैंने कहा भाई मेरे हाथ में नहीं, आप भैरव सिंह जी को कहिए कि वो दे देंगे तो ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर वो नहीं दिए, फिर उसके बाद में और धरनाई हुई। 97 में हम लोग फिर से जयपुर में बैठे, तब तो 53 डेज बैठे थे हम लोग। तो उसके बाद में पंचायत राज एक्ट अमेंड हुआ और हमें वो सूचना मिली, और उसके बाद तो हम पीछे नहीं मुड़े, क्योंकि 96 में हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास चले गए थे दिल्ली में, प्रभाष जी के और अजित जी के और ये चारों पत्रकारों के जोर से हम वहां गए और हमने कहा आप नैतिक पत्रकारिता की बात करते हैं तो जब तक सूचना सबके बीच में नहीं आएगा आप कौन सी नैतिक पत्रकारिता हो सकती है। तो उन्होंने पूरे तरीके से साथ दिया। जस्टिस सावंत उनके अध्यक्ष थे, उन्होंने कानून का पहला प्रारूप बनाया, जो पहला प्रारूप तो खैर IAS एकेडमी में बनी थी, NC सक्सेना डायरेक्टर थे तब, उसको फिर यहाँ के ले आए, हम यही ले आए, और उसका औपचारिक प्रारूप जस्टिस सावंत ने बनाया। और जब उसका विमोचन हुआ, उसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह और गुजराल दोनों थे, और कई सारे संपादक आए हुए थे, कई सारे एक्स जजेस आए थे, उनके बीच में उसका विमोचन हुआ। और यहाँ जवादा की सुशीला भी गई हुई थी हमारे साथ, लहंगा लोगड़ी पहन के। तो किसी ने उसको पूछ लिया तू कहाँ तक पास हुई है यार, तेरा क्या है, उसने कहा मैं 4वीं पास हूँ। तो व्यंग कसे, अरे यार ये प्रधानमंत्री लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम कर लोगे। तो उसने उसका जवाब दिया कि भाई मैं अपने बेटे को 10 रुपए देके दुकान भेजती हूँ, आता है तो मैं हिसाब लेती हूँ, सरकार हमारे नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, हिसाब नहीं लेंगे क्या। तो उसने एक नारा निकाला, हमारा पैसा हमारा हिसाब। अच्छा, जवाजा की हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो ये सारे भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, ये बहुत बड़ा नारा बन चुका है। 4 शब्दों में सूचना के अधिकार का एक तरीके से परिभाषा हमें मिला। तो ये लेके फिर बहुत कुछ हुआ उसके बाद में, इतने सालों का इतिहास नहीं बताऊंगी। तो ये एक शुरुआत की कहानी है। फिर ये लागू जो हुआ था मैम 2005 में ये लागू हुआ, तो उस समय आपको क्या लग रहा था कि 2005 में लागू हो जाएगा या होने वाला है? सब में सच पूछो तो हमें लग रहा था कि मुद्दा बहुत बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत नैतिक मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है और मिलना ही चाहिए। मगर एक वकील जो ब्यावर आया, उसने कहा कि तुम जिंदगी भर लड़ोगे तो नहीं जीतोगे, हमें बताया। उसने कहा एक सड़ी गली व्यवस्था में उसकी कलेजी मांग रही हो, कोई उठा के देगा क्या। उसने ये व्यंग कसा। LC जैन, लक्ष्मीचंद जैन हमारे राजदूत थे साउथ अफ्रीका में, अच्छे दोस्त भी थे, गांधीयन थे। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि भैया अरुणा तुम कभी इसमें जीतोगी नहीं, मगर डटे रहना, इसको बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है, हमें संविधान के साथ साथ मिल जाना चाहिए था। वो मुझे निखिल चक्रवर्ती ने कहा हम लोगों को कि संविधान के साथ साथ ये अधिकार भी मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इसीलिए इंडिया में इतना भ्रष्टाचार से हम लिप्त थे। तो जब मिला तो UPA सरकार की वजह से हमें मिली। एक NDA सरकार ने एक कानून पास किया था मगर नोटिफाई नहीं किया। जब हम बार बार गए उनके पास तो उन्होंने कह दिया कि हम इसको नोटिफाई जब मर्जी करेंगे, आपको क्या लेना देना है। फिर जब UPA सरकार आई तब हम लोगों ने ऑपोजिशन पार्टीज और जो पार्टी इन पावर था सबको हम लोगों ने लिख के दिया कि हमारी डिमांड ये है। उस डिमांड में एक था कि अच्छा RTI कानून चाहिए। जब UPA सरकार जीता इलेक्शन तो उन्होंने
एक नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके NCMP करके एक डॉक्यूमेंट, साझा न्यूनतम कार्यक्रम करके एक दस्तावेज निकाला था। उसमें उन्होंने वादा किया कि उनके काल में वो सूचना का अधिकार को पारित कर देंगे, एक अच्छा सुधार की। और फिर उन्होंने NAC बनाई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया, उसमें हम कुछ लोगों को मेंबर बनाया, मुझे भी मेंबर बनाया। उसमें गई और उसका फिर प्रोसेस चला और कानून पास हुआ। तब भी हमारे शक था। जब मई में ये पास हुआ पार्लियामेंट में, तो मैं यहाँ थी, मेरी माँ बहुत बीमार थी, तो मैं राजस्थान में थी, तो मुझे सूचना मिला कि पारित हो गया, तो मैं ढीली होके बैठ गई। मैंने कहा पास हो गया है। तब भी उम्मीद नहीं था लास्ट मिनट तक कि पास होगा ये कानून, क्योंकि ये ऐसा कानून है जो अभी 40 से 60 लाख भारतीय नागरिक हर साल यूज करते हैं और हर साल बढ़ ही रहा है, ये घट नहीं रहा है। ये लोग सब लोग कहते हैं कि घट रहा है, कि बढ़ गया है। अभी हमारा ये एस्टिमेट है कि कई जगह तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। भले आप हमें कॉकरोच बुलाइए या कुछ भी बुलाइए, ये कानून को तो रद्द करना बहुत मुश्किल है। वैसे कॉकरोच ऐसे जानवर है, कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी डल जाए ना तो ये जी जाएगा, तो सूचना के अधिकार भी जिएगा, कोई भी राजनीतिक दल आए, क्योंकि इसका राजनीति से लेना देना नहीं है, इसका लोकतंत्र से लेना देना है, इसके सच्चाई, न्याय, समानता, इसके साथ लेना देना है। और ये तो हमें हर समय चाहिए। कोई भी विचारधारा आए या जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो जैसे वोट करेंगे वो विचारधारा आएगा। मगर ये जो बुनियादी न्यूनतम है, इसके लिए मुझे लगता है कि सारे नागरिक इसके लिए अभी भी कर्मठ है, सोच है, और इसमें वफादारी भी है, इसमें फेथ भी है, विश्वास भी है। इसमें जैसे